नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूनी एग्जाम के करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। आज हम 1 अक्टूबर 2024 की करंट अफेयर्स न्यूज को लेकर आए हैं। आज जो प्रमुख खबर रही है विभिन्न न्यूज़पेपरों में, इसको हम आपके बीच में लेकर आए हैं। ये द हिंदू की आज एक प्रमुख खबर जो इकोनॉमिक्स से संबंधित है, ठीक, वो है कोर सेक्टर्स आउटपुट टैंक्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन 42 मंथ्स। मतलब 42 महीनों में कोर सेक्टर में गिरावट देखने को मिल रही है पहली बार। ठीक, भारत के कोर सेक्टर उत्पादन 9 महीने के निचले स्तर पर पहुंचा है। तो 9 महीने का तो सबसे निचला स्तर है, उसके साथ साथ दिया गया है कि 1.8% की गिरावट आई पिछले 3.5 वर्षों में। पहली संकुचन है, मतलब पहली गिरावट देखने को मिल रही है -1.8% की, जो आपका कोर सेक्टर है इकोनॉमी का। अभी IIP जो है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की एक रिपोर्ट आई है जो आपके अगस्त महीने से संबंधित है। ये अगस्त महीने के बारे में दिया हुआ है। ठीक, उसमें बताया गया है कि जो आपका 8 में से 6 इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट है, उसमें साल दर साल गिरावट देखी जा रही है। मतलब जो कोर उत्पादन, औद्योगिक बुनियादी ढांचा उत्पादन का जो क्षेत्र है, उसमें 6 में लगातार साल दर साल गिरावट देखने को मिल रही है, जो एक आर्थिक मंदी की ओर संकेत कर रहा है। लेकिन इसके साथ साथ कुछ और चीजें इसी न्यूज में कवर की गई हैं, जो बताया गया है कि उर्वरक और इस्पात उत्पादन में वृद्धि हुई है, लेकिन यह जुलाई की तुलना में धीमी है। उर्वरक और इस्पात में तो उत्पादन में तो वृद्धि है, लेकिन जुलाई की अपेक्षा इसमें कमी है, ये गति धीमी है। वृद्धि इस्पात उत्पादन का जो वृद्धि दर है वो 4.5% है। ये 26 महीनों में सबसे धीमी रही है। मतलब इस्पात उत्पादन में वृद्धि तो है, लेकिन 26 महीनों की अगर तुलना करेंगे तो ये कम है। इसके साथ साथ ये भी न्यूज में कवर किया गया है कि कोयले के उत्पादन में सबसे अधिक गिरावट 8.1% देखी गई है। मतलब कोयला का उत्पादन जो है उसमें सबसे अधिक गिरावट देखने को मिली है। उसके अलावा बिजली के उत्पादन में 5% की गिरावट देखी गई है। तो आप समझते हैं कि कोयले के उत्पादन में अगर गिरावट आएगी तो बिजली के उत्पादन में भी गिरावट आएगी। ठीक है, तो इससे ये बातें आपको न्यूज में दी हुई है। अब कोर उद्योग भारत की अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण योगदान देता है। मतलब कोर जो उद्योग है, कोर उद्योग है क्या? उसमें है रिफाइनरी उत्पादन, बिजली, स्टील, कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, सीमेंट और उर्वरक। ये 8 क्षेत्र हैं जो भारतीय औद्योगिक उत्पादन के कोर क्षेत्र के रूप में देखा जाता है। इसमें रिफाइनरी उत्पादन जो है उसकी भागीदारी सबसे ज्यादा, वेटेज उसको सबसे ज्यादा है। उसके बाद बिजली का, उसके बाद स्टील का, कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, ये घटते हुए क्रम में दिया हुआ है। अब जो औद्योगिक उत्पादन सूचकांक ये है क्या, इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। ये जो IIP है वो है क्या? वो आपका निश्चित अवधि के दौरान जो औद्योगिक उत्पादन की मात्रा जो परिवर्तित हो रही है उसके बारे में ये आपको एक जानकारी देता है। औद्योगिक इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन से हम जान सकते हैं। ये जारी किसके द्वारा होता है? ये जारी होता है CSO, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। आधार वर्ष 2011-12 के अनुसार जो 8 कोर उद्योग हैं, मतलब जो ये 8 कोर उद्योग हैं, इनका भार जो है वो 40.27% है। मतलब जो पूरा औद्योगिक उत्पादन है उसमें 8 कोर उद्योगों का जो भार है वो 40.27% है। ये एक प्रमुख न्यूज थी द हिंदू की। दूसरा जो आज द हिंदू में ही प्रमुख खबर है वो है आपका पुरस्कार से संबंधित। ये हुआ है कि मिथुन चक्रवर्ती टू गेट दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। मिथुन चक्रवर्ती को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की घोषणा की गई है। अब दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है क्या? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार फिल्म क्षेत्र में जो विशेष योगदान दे रहे हैं व्यक्ति, उनको दिया जाता है उनके जीवन के प्रयासों के द्वारा। ठीक है, तो मिथुन चक्रवर्ती को वर्ष 2022 के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। यह पुरस्कार 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह के दौरान मिथुन चक्रवर्ती को, अभिनेता जो मिथुन चक्रवर्ती हैं, उनको प्रदान किया जाएगा। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? ये शुरुआत हुई 1969 में। भारतीय सिनेमा के जनक कहे जाने वाले दादा साहेब फाल्के की याद में इस पुरस्कार की शुरुआत हुई है। जो भारतीय सिनेमा के जनक माने जाते हैं दादा साहेब फाल्के।
1969 में जब इस पुरस्कार की शुरुआत हुई तो ये पहली बार जो पहला इसका पुरस्कार को पाने वाली जो अभिनेत्री थी वो थी भारतीय अभिनेत्री देविका रानी रोरिक, उनको ये पुरस्कार प्रदान किया गया। ठीक है, इसके अलावा हम देखते हैं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जो फिल्मों को दिया जाता है, इसकी शुरुआत हुई 1954 में और ये इक्वारी समिति की सिफारिश के आधार पर 1954 में सर्वोत्तम फिल्म पुरस्कार प्रदान किया जाता है। आप सुनते होंगे हर साल जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिलते हैं, तो उसकी शुरुआत कब हुई? 1954 में। तो ये आज एक प्रमुख खबर थी। इसके अलावा द हिंदू में ही जो एक अन्य प्रमुख खबर है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, यूरोपीय परिषद ने वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिया कोरिना मचाडो को लोकतंत्र के संघर्ष के लिए उन्हें वर्ष 2024 का मानवाधिकार पुरस्कार से सम्मानित किया है। जो यूरोपीय यूनियन है उसने वेनेजुएला की जो विपक्ष की नेता है मारिया कोरिना मचाडो, तो आप लोग जैसे जानते होंगे कि अभी जल्द ही वेनेजुएला में चुनाव हुए थे जिसमें निकोलस मदारो जो वहां के राष्ट्रपति थे उन्होंने वहां जीत अर्जित की, लेकिन मारिया कोरिना मचाडो का आरोप है कि उन्होंने चुनाव में घपलेबाजी की और वो लगातार उस चुनाव के खिलाफ संघर्ष कर रही हैं, तो उनको 2024 का मानवाधिकार पुरस्कार प्रदान किया गया है। ये एक अन्य प्रमुख खबर थी। अब हम आते हैं दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण में जो एक अन्य प्रमुख खबर है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह को नए वायुसेना प्रमुख के रूप में कमान संभाल ली है। ठीक है, ये स्थान किसका लेंगे? एयर चीफ मार्शल PR चौधरी का स्थान ग्रहण करेंगे। ठीक है, क्योंकि इन्होंने अपना 3 साल इनको सेवानिवृत्ति प्राप्त हुई BR चौधरी को, तो उनकी जगह अमरप्रीत सिंह नए वायुसेना प्रमुख होंगे। ये एक प्रमुख खबर थी दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण की। इसके अलावा एक अन्य प्रमुख खबर जो दैनिक जागरण में ही दिया हुआ है उसमें है चुनाव के ठीक पहले महाराष्ट्र, तो यहां से हमारा इंपॉर्टेंट है महाराष्ट्र की गाय को राजमाता गौ माता का दर्जा प्रदान किया गया है। महाराष्ट्र की सरकार ने अपने एक महत्वपूर्ण निर्णय में देसी कामधेनु गाय, ये ध्यान दीजिएगा, देसी कामधेनु गाय को राजमाता गौ माता का दर्जा प्रदान किया है। ठीक, और इस तरह गाय को राजमाता गौ माता का दर्जा देने वाला महाराष्ट्र देश का पहला राज्य बन गया है। तो आप जानते होंगे, आपसे अगर पूछा जाएगा कि राजमाता गौ माता का दर्जा प्रदान करने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो वो है महाराष्ट्र। ठीक, महाराष्ट्र की सरकार ने घोषणा की और गाय कौन सी है? वो देसी जो कामधेनु गाय है उसको राजमाता का दर्जा है। तो ये भी किसी एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके अलावा एक अन्य महत्वपूर्ण खबर है, भारत ने सेफ अंडर 17 फुटबॉल चैंपियनशिप में विजयी हुआ है। ठीक, तो भारतीय फुटबॉल टीम ने सेफ अंडर 17 चैंपियनशिप के फाइनल में बांग्लादेश को 2-0 से हराकर टूर्नामेंट में जीत अर्जित की। तो आप जानते होंगे जो फुटबॉल से संबंधित सेफ खेल थे, ठीक है, उसमें जो अंडर 17 की टीम थी उसने बांग्लादेश को हराकर जीत दर्ज की। ठीक, और ये सेफ फुटबॉल है क्या, इसके बारे में दिया हुआ है दक्षिणी एशियाई फुटबॉल महासंघ, साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन। ठीक, ये है दक्षिण एशिया फुटबॉल, जो दक्षिण एशिया में फुटबॉल खेलने वाले देश हैं उनका एक संघ है जो एशियाई फुटबॉल परिसंघ की एक क्षेत्रीय, मतलब दक्षिण एशिया जो है वो एशियाई फुटबॉल का एक क्षेत्रीय संघ है। ठीक है, इसकी स्थापना 1997 मतलब 1997 में हुई और संघ के जो प्रमुख देश हैं बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका हैं। इसमें अफगानिस्तान भी शामिल था लेकिन अफगानिस्तान को अब हटा दिया गया है। ठीक, तो ये सदस्य देश हैं सेफ फुटबॉल एसोसिएशन के। ठीक है, और उनमें जो खेल हुआ उसमें भारत ने जीत दर्ज की बांग्लादेश को हराकर। तो आज की ये प्रमुख खबरें थी जिसको हमने आज हमने देखा है। ठीक है, इसके लिए धन्यवाद।